हेलो 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 हेलो। जल्दी से चेक करिए कि क्लास चालू हो गई है या नहीं हो गई है। माई वीडियो इज़ विजिबल टू यू गाइज और नॉट। क्विकली चेक इट आउट। जल्दी से बताइए। मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है आप लोगों को? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, ग्रेट। हम्म। गुड आफ्टरनून। माई अपोलोजाइज, माई अपोलॉजी for delay in the lecture. I was stuck in something which I could not delay, इसलिए मैं क्लास के लिए नहीं टाइम पर अवेलेबल हो पाया। सर, वाई सो मेनी टेक्निकल इशू? टेक्निकल इशू नहीं था, पर्सनल इशू था बेटा। मैं घर में नहीं था, बेबी को लेके बाहर गया था। इट वॉज समथिंग विच इज़ लिटिल अर्जेंट। अब तुमको ऐसा लगता है वाई सो एंड सो, आप अपने आप को भी देखिए। कभी कभी आप लोगों के साथ भी पर्सनल इश्यूज आते हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हैं एट्सेट्रा, तो कहीं ना कहीं वो भी मैनेज होता है ना। कर लो यार, है ना। आज का लेक्चर का टाइम हम 6 PM तक ही रखेंगे, क्योंकि 6 के बाद दूसरे बच्चों की कुछ और क्लासेस स्टार्ट होंगी, है ना। बट ये श्योर है कि इस वीकेंड को आप लोगों की 2 क्लास लेके और ये मैं मैनेज कर लूंगा। आई विल बी हैविंग 2 क्लासेस दिस वीकेंड। सैटरडे को अलग, संडे को 2 क्लासेस अपने लगाएंगे। और थोड़ा छोटा छोटा 1.5 घंटा का लगा देंगे। 3 से 3.5 घंटे हम संडे को और सैटरडे को 2 घंटे ऐसे करके करेंगे, ताकि हम आपका जो भी पुरानी जो चीज़ें हैं वो सब बैकलॉग क्लियर हो जाए। आपका बैकलॉग जो टाइमिंग के हिसाब से बचा है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया था। ये जो क्वेश्चन मैंने घर से सॉल्व करने को दिया था, होमवर्क क्वेश्चन। कलर ब्लैक कलर कहां से दिखेगा बउआ? ये दिखेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व किया। होली है नेक्स्ट वीक, रख लो प्लीज। होली तो बेटा मंडे को है। सैटरडे संडे होली का क्या करोगे? घर जाओगे ना खाली, और तो कुछ काम है नहीं। मंडे को खेलेंगे, और जो त्योहार रहेगा वो शाम से स्टार्ट होगा, दोपहर से स्टार्ट होगा। हम सुबह सुबह रखेंगे संडे को। उड़ जाते हो ना जल्दी। सर, कितने मार्क्स से टॉप 2000 आता है? डिपेंड करता है, हर बार बदल जाता है। चलिए, आंसर बताइए, क्या लेके आए आप इस क्वेश्चन का आंसर? सर, मैंने कंट्रोल यूनिट और सीपीयू के लेक्चर अभी नहीं किए हैं। कोई प्रीरिक्विजिट तो नहीं होगी उस कंसेप्ट की? नहीं। पर आज जो है, आज हम जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है उसको नहीं रखने वाले हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो है उसे चेंज कराएंगे। अगर हो जाएगा तो फ्लोटिंग पॉइंट हम कल से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। अगर आप लोग, चलिए 7, 7, 4, 6, ये 4 ऑप्शन मेरे पास आए हैं। 7 आया है, 8 आया है, 4 आया है। अगर आप लोग होली सेलिब्रेशन देखना चाहते हो ना, तो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे पुराने कहीं पे होली के फोटो रखे होंगे, आप जाके देखना। क्या गजब की होली खेलते थे आईएससी में हम लोग। कपड़ा फाड़ होली चलती थी। चलिए, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 4 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। सर, कल का लेक्चर पेंडिंग है, तो पहले कल का ही देखिए बेटा। आज का समझ नहीं आएंगी चीजें, पहले कल का लेक्चर देख लो। देखो क्या है, माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ टोटल ऑफ कंट्रोल सिग्नल 25। कितने सिग्नल बनाने हैं आपको? 25 सिग्नल्स आपका कंट्रोल यूनिट जनरेट कर सकता है। आगे क्या दे रखा है? अज्यूम दैट ड्यूरिंग एनी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जब भी कोई माइक्रो इंस्ट्रक्शन एक आएगा उसके दौरान एटमोस्ट 2 कंट्रोल सिग्नल्स आर एक्टिव। ये वाली लाइन मुझे बताइए, यहां से लेके यहां तक की लाइन का मुझे खाली मीनिंग बताइए। क्या मीनिंग है इसका? एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्रोल सिग्नल्स आर एक्टिव। ज्यादा से ज्यादा 2 कंट्रोल सिग्नल एक्टिव, मतलब 1 हो सकते हैं। मतलब क्या? जो टोटल 25 सिग्नल हैं, 25 में से क्या मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 2 सिग्नल एट ए टाइम
एक्टिव मतलब 1 हो सकते हैं, रिमेनिंग ऑल जीरोस। अमंग 25 सिग्नल्स, जो 25 टोटल सिग्नल हैं, उनमें से कोई भी 2 सिग्नल मैक्सिमम एट ए टाइम एक्टिव रह सकते हैं, बाकी सारे जीरो रहेंगे। 25 में से कोई एक भी रह सकता है, 25 में से 25 के 25 ऑफ हो सकते हैं। ऑफ रहेंगे तो देखो ऑपरेशन तो कुछ होना नहीं है। 1 माइक्रो इंस्ट्रक्शन का साइज क्या फर्क पड़ता है 1 माइक्रो इंस्ट्रक्शन के साइज से? यहां पे खाली कंट्रोल सिग्नल्स के लिए कितनी बिट लगी है वो पूछा गया है बस। माइक्रो इंस्ट्रक्शन के साइज से मतलब ही नहीं है, सिग्नल के बारे में ही पूछा गया है यहां की। सुनो तो सही, यहां पे पहली बात तो सुनो क्या दे रखा है। एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 सिग्नल, एक्टिव मतलब 1 हो सकते हैं, बाकी सारे आपको जीरो चलेंगे। मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम 1 भी हो सकता है। देखो सारे इनएक्टिव रहेंगे तो ऑपरेशन कैसे होगा? सारे इनएक्टिव रहेंगे तो ऑपरेशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, है ना? तो इतनी तो बात समझ में आ गई, 25 में से कोई 2। अच्छा, कल जब हमने वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पढ़ा था, तो क्या आपको एक बात वहां से क्लियर हुई थी क्या कि जब हम ग्रुप्स बनाते हैं, किसी एक ग्रुप से आपको एक ही सिग्नल एक्टिव करने को मिलेगा एट ए टाइम, एक ग्रुप से एक सिग्नल एक्टिव मिलेगा। याद है आपको इतना कि पूरे ग्रुप में जितने भी सिग्नल आपने डाल दिए हैं उनमें से कोई एक 1 रहेगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। क्या आप इस बात को लेके कन्विंस्ड हैं? वर्टिकल में ऐसा होता है, कल देखा था हमने। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि कोई दूसरा वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हमने लिया, उसमें 4 ग्रुप बने, तो मैक्सिमम कितने सिग्नल एक्टिव हो सकते हैं एट ए टाइम? 4 ग्रुप हैं, 4 में से 4 एक्टिव हो सकते हैं एट ए टाइम। इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक। 4 ग्रुप से 4 सिग्नल ही मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, बाकी सारे 0 रहेंगे। ऐसा ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या आप यहां पे इस चीज को मैप कर सकते हो कि अगर आप वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बनाओ तो 2 सिग्नल रखने के लिए क्या आपको 2 ग्रुप बनाने पड़ेंगे? एक सिग्नल पहले ग्रुप से एक्टिव हो जाएगा, दूसरा दूसरे से एक्टिव हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या आप इस बात को लेकर सहमत हैं? अब आप बोलेंगे सर आप डायरेक्टली वर्टिकल पे क्यों आ गए, क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है वर्टिकल। पर क्वेश्चन में देखो बाबू, ये लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, कम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड इन द कंट्रोल वर्ड टू जनरेट द रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल्स विल बी। कम से कम कितनी बिट चाहिए कंट्रोल वर्ड में कि सिग्नल की इंफॉर्मेशन आप रख सकते हो? हॉरिजॉन्टल में तो ज्यादा लगता है, कल हमने देखा है, रिवीजन भी कर लिया है, किया ना, रिवाइज करके आए ना। कल हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल में ज्यादा बिट्स लगती है सर, 25 सिग्नल के लिए 25 बिट लगती, हॉरिजॉन्टल में 25 बिट नहीं लगानी, इसीलिए हम वर्टिकल पे जाएंगे। वर्टिकल में ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 2। अब अगर 2 ग्रुप बनाएंगे तो 2 ग्रुप में कौन कौन से सिग्नल रखेंगे बताइए जरा। जो 2 ग्रुप हैं हमारे, उसमें कितने सिग्नल बनाएंगे बताइए जरा। कितने सिग्नल, 25 में से कितने सिग्नल यहां रखूं और कितने यहां रखूं बता दीजिए। 25 में से कितने सिग्नल हम यहां रखें और कितने यहां रखें, आप बता दीजिए। किसी ने बोला 12-13, चल 12-13 सिग्नल, यहां पे 12 सिग्नल रख दें और यहां 13 सिग्नल रख दें। 1 और 24, किसी ने बोला 1 और 24, किसी ने बोला 2 और 23। एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मान लो अगर मैंने 12 सिग्नल यहां रख दिए, 13 सिग्नल यहां रख दिए, है ना? सिग्नल्स जो 25 सिग्नल हैं, मैं अज्यूम करता हूं उनका नंबरिंग कर दूं। मैं अज्यूम 25 सिग्नल्स जो हैं उनकी नंबरिंग है S1 से लेके तो S25 तक, है ना? तो आप कहते हो सर कि 1 से लेके 12 तक यहां रख दो और 13 से लेके 25 इस वाले ग्रुप में रख दो, ऐसा कह रहे हो। वन ऑफ दी मैनर, आपने अगर 12 सिग्नल इधर 13 सिग्नल इधर रखने की कोशिश की है तो एक ऑप्शन ये है कि S1 से लेके S12 इधर रख दो, 13 से लेके 25 इधर रख दो। अब मान लो कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट आती है
कि मुझे S1 और S2 को इनेबल करना है, S1 और S2 दोनों को इनेबल करना है। क्या इस कॉन्फ़िगरेशन से S1 और S2 दोनों एक्टिव हो सकते हैं किसी एक टाइम पर? क्या S1 और S2 दोनों एक टाइम पर एक्टिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इसी ग्रुप में हैं। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि 25 में से मैक्सिमम 2 सिग्नल कोई भी हो, पता नहीं, एक्टिव हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि कौन से हैं, तो क्या वो वाला कॉन्फ़िगरेशन यहां काम करेगा? फिर नहीं करेगा। तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे कैसे सिग्नल्स इधर और इधर दो ग्रुप में रखें कि कोई भी दो सिग्नल, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, दोनों के दोनों ऑन हो जाए, दोनों के दोनों ऑन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये करेंगे कि रादर देन हैविंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स, कि कुछ 12 इधर 13 इधर या एक इधर 24 इधर, ऐसा करने की बजाय हम दोनों ग्रुप में सारे सारे सिग्नल रख देंगे। देखो, किसी ने बोला सर 1 और 24 रखो। 1 और 24 में क्या है? सिग्नल नंबर 1 इधर रखा गया, सिग्नल नंबर 2 से लेके सिग्नल नंबर 25 अगर आप इधर रखोगे, क्या आप S2 और S3 को एक साथ इनेबल कर सकते हो? S2 और S3 को एक साथ एक्टिव कर सकते हो? नहीं। जो सिग्नल एक साथ एक ही ग्रुप में हैं, दो उनमें से अगर हमने एक्टिव करने की कोशिश की तो नहीं हो पाएगा। गेट का सिलेबस कहां मिलेगा? इंटरनेट पे मिल जाएगा, ढूंढ लो। गेट 24 की वेबसाइट पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा। यार, ऐसी चीजों के क्वेश्चन आप पूछते हो इस मॉडर्न एरा में, तो ये तो मतलब क्राइम है, क्राइम। टाइप करो, गूगल पे लिखो, मिल जाएगा। तो हमें ऑड इवन एटसेट्रा कुछ नहीं करना है यहां पे। समझ नहीं आया? समझ कैसे आएगा? कंसंट्रेट करो। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 25 सिग्नल में से कोई भी दो सिग्नल आप दो, कोई भी दो सिग्नल दो, वो एक्टिव कराना है। S1 S12 या S2 S15, S2 S16, कोई भी दो सिग्नल मुझे एक्टिव चाहिए। अगर मैंने ग्रुप्स ऐसे बनाए कि 25 में से कुछ सिग्नल सिर्फ इधर हैं और कुछ सिग्नल सिर्फ इधर हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो ये बताया था कि अगर आपने कहा कि सिग्नल्स जो हैं 1 से लेके 12 इधर डाल दिए और 13 से लेके 25 इधर डाल दिए, तो प्रॉब्लम ये है कि दो सिग्नल्स जो सिर्फ इसी ग्रुप में हैं एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते। और मेरी रिक्वायरमेंट है कोई भी दो सिग्नल अगर एक्टिव हुए तो क्या वो यहां से पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल यूज नहीं करेंगे हम, वर्टिकल ही यूज करेंगे। बट मैं कह रहा हूं कि आप सारे सारे सिग्नल दोनों ग्रुप में डाल दो, सारे सारे सिग्नल्स दोनों ग्रुप में डाल दो। 25 सिग्नल इधर भी रख दो, सारे 1 से लेके 25, और 25 सिग्नल इधर भी रख दो। 25 सिग्नल सारे इधर भी हैं, 25 सिग्नल सारे इधर भी हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप मत बनाओ। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप नहीं बनाएंगे, 25 इधर 25 इधर रख देंगे, अब आप मुझे बताओ, कोई भी दो सिग्नल मुझे एक्टिव करना है, करा दूंगा। पहला वाला यहां से होगा, दूसरा यहां से। आप बोलोगे सर S1 और S2, S1 को मैंने 1 यहां से किया, S2 को 1 यहां से किया। क्यों? क्योंकि सारे सिग्नल और सारे सिग्नल की इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां प्रेजेंट है। एक ग्रुप से एक ही एक्टिव हो सकता है, यस। वही तो हमारा वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का बेसिक आइडिया है। सिग्नल डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट करेंगे नहीं हम। सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो है 25 की इधर रखिए, 25 की इधर रखिए, बट जो सिग्नल मुझे एक्टिव चाहिए वही मैं एक्टिव करूंगा। मान लो मुझे S12 यहां से चाहिए, 13 यहां से चाहिए, तो 12 की इंफॉर्मेशन, 13 की इंफॉर्मेशन, अलग अलग दो सिग्नल कोई भी एक्टिव एट ए टाइम हो सकता है। 5 बिट यहां से 25 सिग्नल के लिए, 5 बिट यहां से 25 सिग्नल के लिए। बताइए मुझे कितनी टोटल बिट्स लगेंगी? मेरा आंसर आएगा 10 बिट्स। तो 2 पार्ट में डिवाइड करना जरूरी थोड़ी है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन कराया गया है स्पेशली कि सारे सिग्नल जो हैं, सारे सिग्नल्स जो हैं, जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो ग्रुप्स में।
ये एक और तरीका है, इसीलिए ये क्वेश्चन कराया गया है ताकि आपको ये वाला तरीका भी दिमाग में रहे। कल अगर ये एक्सप्लेन करता ना तो तुमको वर्टिकल ग्रुपिंग एटसेट्रा में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती, क्योंकि दिमाग में क्लियर नहीं था। अब आज डिस्कस करने से फायदा ये है कि कल हमने रिवाइज कर लिया, कम से कम सीरियस बच्चा जो था उसने तो रिवाइज कर लिया। टाइम पास करने वाला को तो कभी भी करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2-5 बच्चे होंगे जो टाइम पास ही करने, पता नहीं क्यों। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपको अच्छा करियर दिला दे। टाइम पास मत करो बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करियर, बहुत ज्यादा। तो 25 सिग्नल, कंट्रोल वर्ड की साइज तो बढ़ गई ना, कहां बढ़ी? अच्छा, कंट्रोल वर्ड की साइज कहां बढ़ी? अगर हॉरिजॉन्टल लेते आप तो कितने सिग्नल है? 25। 25 सिग्नल के लिए आपको कितनी बिट लगती? 25 बिट, 25 बिट लगती। यहां 10 बिट में काम हुआ ना, 10 बिट में काम हुआ ना। अगर हम हॉरिजॉन्टल पे जाते तो 25 बिट लगती, वर्टिकल में 10 बिट में ही काम हुआ। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने पूछा होता कि माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट 25 सिग्नल तो जनरेट कर सकती है, बट एट ए टाइम मुझे एटमोस्ट 3 सिग्नल एक्टिव करने हैं, एटमोस्ट 3 सिग्नल एक्टिव करने हैं, तो कितने ग्रुप बनाते? 3 ग्रुप बनाते। 3 ग्रुप में से हर एक ग्रुप में कितने कितने सिग्नल रखते? 25 25 25, तीनों सिग्नल, तीनों ग्रुप में 25 25 25 रखते। कितनी बिट आती? कितनी बिट आती फिर? 15 बिट में काम होता। हॉरिजॉन्टल में 50 बिट्स होगा। यार निशु कैसी बातें करते हो, हॉरिजॉन्टल में ग्रुप बनाने की जरूरत है क्या? हॉरिजॉन्टल में कोई ग्रुप बनाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, 25 बिट रख दो, जो 2 सिग्नल एक्टिव करना है उनको 1, बाकी को सबको 0। हॉरिजॉन्टल में ग्रुपिंग एटसेट्रा तो होता नहीं, पर अगर यहां पे एटमोस्ट 3 सिग्नल वाली बात आती तो 3 ग्रुप बनते, तीनों में 25 25 सिग्नल आते, और फिर तीनों के लिए आपको 5 बिट लगती। 2 बिट्स फॉर हॉरिजॉन्टल, रिमेनिंग फॉर 23 बिट फॉर वर्टिकल है। 2 बिट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कहां कहां कैसे लिख रहे हो? पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकता है। क्या पैरेलल एग्जीक्यूट करना है बेटा? पैरेलली एग्जीक्यूट क्या करना है? 25 बिट, 25 सिग्नल की इंफॉर्मेशन, जो सिग्नल 0 है उसको 0 रखो, 1 है तो 1 रखो। यहां पे क्या करते हैं ना, मैं एनकोडेड फॉर्म में रखते हैं कि 25 में से मान लो सिग्नल नंबर 1 एक्टिव है, तो यहां 5 बिट रखेंगे, 0 0 0 0 1। वो 5 बिट जाएगी फिर डिकोडर के पास, वो फर्स्ट वाले सिग्नल को एक्टिव करेगी, बाकी सबको इनएक्टिव करेगी। ऐसा काम चलेगा। अगर यहां पे ज्यादा सिग्नल एक्टिव रहते एट ए टाइम, मान लो यहां रखा रहता एटमोस्ट 4 सिग्नल्स आर एक्टिव, 4 सिग्नल्स आर एक्टिव, तो फिर क्या करते आप? 4 ग्रुप बनाते 25 25 25 25 के, 5 5 5 5, टोटल 20 बिट लगती। 25 वर्सेस 20 बिट, फिर भी फायदा होता। पर अगर यहां लिखा होता एटमोस्ट 5 सिग्नल्स आर एक्टिव, तो फिर तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अंतर ही नहीं रह जाता। यहां भी 5 ग्रुप बनाते 5 5 बिट के, उसमें 25 बिट्स लगती, हॉरिजॉन्टल में भी 25 बिट लग रही है, तो हॉरिजॉन्टल पे जाओ ना फिर। क्यों आप एनकोडेड फॉर्म में पहले इंफॉर्मेशन लिखो, फिर उनको डिकोडर से वापस सिग्नल बनाओ, डिले अलग लगाओ, और ऊपर से बिट उतनी ही लग रही, बिट आप सेव भी नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल में एक ट्रेड ऑफ होता है कि हमें कहां पे बिट सेव करने का मौका मिल रहा है वहीं करेंगे, है ना। और ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, 25 ही सिग्नल है। इन जनरल आपके पास 200-500 सिग्नल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो 200-500 सिग्नल के लिए ये काफी डिफरेंस आ जाता है बिट्स में। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे आपको मैंने डीपीपी में दिया है, वहां से आप लोग देखिएगा, आज ही उसका रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो गया होगा, देख लीजिएगा। डीपीपी में इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, 40 सिग्नल वाला एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इफ नॉट पॉसिबल वी विल ग्रुप इनटू हॉरिजॉन्टल ना, तो बेटा पॉसिबल है ना, तभी तो हमने ग्रुपिंग की कि 25 सिग्नल यहां 25 सिग्नल यहां रख सकते हो 5 5 बिट, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही सिग्नल एक्टिव हैं, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन चल गया। कॉन्फ़िगरेशन ये वाला तब चल गया जब 2 ही सिग्नल एक्टिव थे, तो एनकोडेड फॉर्म में रखने पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से हो गया काम, है ना। वर्टिकल में एट ए टाइम 2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है क्या? बेटा जी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एट ए टाइम एक ही होता है,
इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, और माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। ये ग्रुपिंग रखने से होता क्या है, एक से ज्यादा सिग्नल वन हो सकते हैं, एक से ज्यादा सिग्नल वन करके भी माइक्रो ऑपरेशन तो एक ही परफॉर्म होगा, एक सिग्नल एआर के लिए, एक पीसी के लिए, इस तरीके से। सुमन बाबू, तुम कहीं का कहीं कनेक्ट कर रहे हो। वर्टिकल के हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, जैसा एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स थे ग्रुप के, तो एनकोडिंग करनी थी बस। इसमें कुछ अलग है इसलिए वो अलग किया हमने। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल नहीं देंगे बेटा आपको, यहां क्वेश्चन में ये मिनिमम पूछा था ना, इसलिए वर्टिकल की तरफ गए। हॉरिजॉन्टल की तरफ जाते, अगर हॉरिजॉन्टल बोला होता, वर्टिकल हमने लिया क्योंकि मिनिमम की बात है, मैक्सिमम की बात करते तो हम 25 कर देते। वेरी गुड इवनिंग बेटा, है ना। चलिए कुछ दो क्वेश्चन और है हमारे पास। हाँ, दो क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक होमवर्क का क्वेश्चन है और एक ऐसे ही गेट का क्वेश्चन है जो मैं चाहता था डिस्कस करना, बट उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लें। एट ए टाइम 2 माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों का परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो कॉमन नहीं है, तो हो सकते हैं, करवा सकते हैं। ठीक है। पीयूष कुमार AIR1, एक ऐसा मेरा असिस्टेंट भी था पीयूष कुमार नाम का, जिसने IIIT बैंगलोर से एमटेक किया, और उसके बाद 27, हाँ 27 लाख के पैकेज पे अभी मैथवर्क में काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पीयूष कुमार हैं बेटा, सारे AIR1 नहीं है। आप यूपी में जाओ, जोर से चिल्लाओ अबे अमित, 2500 अमित आ जाएंगे। इंदौर में जाओ, राहुल चिल्लाओ, पता नहीं कितने आ जाएंगे। साउथ में जाओ, बैंगलोर में जाओ, आप चिल्लाओ कृष्णा, 10-15 कृष्णा आ जाएंगे। बहुत कॉमन से नाम है। चलिए, बाइट ऑर्डरिंग क्या कहती है? बाइट ऑर्डरिंग होती है एक सिंपल सा कंसेप्ट जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेमोरी में बड़ा कंटेंट स्टोर करने का ऑर्डरिंग होता है एक, है ना। देखिए सुनिए जरा, अज्यूमिंग एक डेटा है हमारे पास जिसका साइज है 2 बाइट का, टोटल 2 बाइट का डेटा है। 2 बाइट में कितनी बिट्स आती हैं? गेट 24 का रिजल्ट बताने वाला था। हाँ, अभी उस पर काम चल रहा है बेटा, डेटा कलेक्ट हो रहा है। देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं। डेटा 2 बाइट का है, 16 बिट आएंगी इसमें। तो मैं मान लेता हूं आप लोगों को LSB MSB पता है ना क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट का आइडिया है ना क्या होता है। नंबर में आप जब कभी नंबर लिखते हो, मान लो आपने नंबर लिखा 16,380 या 85, ये तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट किधर है? राइट साइड। ये डिजिट का सिग्निफिकेंस मिनिमम है और इसका ज्यादा है। ये मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया? पहले कभी ये क्लासरूम में बताया कि नहीं बताया मैंने कभी? यहां इस क्लास में कभी बताया कि नहीं बताया? ये बताओ। मैंने क्लास में नहीं बताया। चलो मान लो तुम्हारी जॉब लग गई, है ना, जॉब लग गई और तुम्हारी सैलरी आई 1,15,285 रुपए महीने की, है ना। HR ने क्या किया कि आपकी सैलरी जो ये आई थी उसके पोर्टल पे, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, तो उसने क्या किया, उसके पोर्टल पे जो इस सैलरी जो आपको मिलने वाली थी उसकी एक डिजिट लॉस्ट हो गई, ये वाली अगर डिजिट लॉस्ट हो गई तो उसने क्या किया, इसकी जगह 0 कर दिया और आपको सैलरी क्रेडिट करा दी। बताइए पहले से अब में कितने रुपए का डिफरेंस आपकी सैलरी में आया? पहले 85 थी, अब 80 आ रही है। कुछ गड़बड़ की वजह से वो एक डिजिट जो लॉस्ट हो गई, तो ये वाली डिजिट लॉस्ट हो गई तो उसने 0 कर दिया उसकी जगह पे। आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस आया? 5 रुपए का। मान लो अगले महीने HR की जो वो डिजिट थी, ये वाली नंबर में से एक डिजिट फिर लॉस्ट हो गई, उसके पास एक डिजिट नहीं मिली, पर ये वाली इस बारी ये वाली हुई, ये वाली, तो उसने उसकी जगह 0 कर दिया। अब बताओ आपकी सैलरी में कितना डिफरेंस आया?
कितना डिफरेंस आया? 1 लाख रुपए का। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्या? कि अगर कोई नंबर है, इस नंबर की वैल्यू में ये डिजिट का सिग्निफिकेंस छोटा है, कि अगर ये लॉस्ट भी हो गई और उसकी जगह 0 रख दिया तो करंट वैल्यू में और चेंज्ड वैल्यू में बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट आपने लूज कर दी तो डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डिजिट इन द वैल्यू इज बिग व्हेन इट इज लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो डिजिट होती है उसका सिग्निफिकेंस जो उसकी वैल्यू में कम होता है। इसीलिए राइट साइड की जो डिजिट्स या बिट्स होती हैं बाइनरी में, उसे कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट, कि अगर लूज भी कर दी उसकी जगह 0 डाल दिया तो वैल्यू में बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। बट अगर ये वाली आपने लूज कर दी और उसकी जगह 0 डाल दिया तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना? दैट इज व्हाट। तो मान लो कि 2 बाइट का हमारा क्या है, डेटा है, 16 बाइट बिट्स हैं, 8 यहां पे 8 यहां पे, ये है हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, पूरा 1 बाइट, और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड का बाइट। हो गई 2 बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब मान लो ये 2 बाइट का डेटा हमें स्टोर करना है। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है ना? वो तो बाय डिफॉल्ट होती है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में अगर हमें 2 बाइट का डेटा स्टोर करना है तो पहले ये वाली बाइट आगे रखेंगे कि ये वाली? मान लो स्टार्टिंग फ्रॉम 500 एड्रेस, 500 एड्रेस, 500 से हमें स्टार्ट होके ये स्टोर करना है। क्या? ये वाला डेटा। कौन सा? ये वाला। तो अगर ये वाला डेटा मुझे मेमोरी में जाके स्टोर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 500, तो बताइए कितने एड्रेसेस लगेंगे? हाउ मेनी एड्रेसेस आर नीडेड? हाउ मेनी एड्रेसेस आर नीडेड? कितने एड्रेसेस लगेंगे 2 बाइट का डेटा मेमोरी में स्टोर करने के लिए? अगर मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो 2 एड्रेस लगेंगे, 500 और 501। 2 एड्रेस पे ये पूरा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि अगर 1 बाइट आप यहां रख सकते हो, दूसरी बाइट यहां रख सकते हो, तो कौन सी वाली बाइट पहले रखूं? ये वाली पहले रखूं और ये बाद में, कि ये वाली पहले रखूं और ये बाद में? क्योंकि अगर आपने आगे पीछे कर दी तो रीड करने में मुश्किल हो जाएगी, है ना? इसलिए आर्किटेक्चर डिसाइड जब होता है तब ये चीज भी डिसाइड होती है कि आपको स्टार्टिंग में मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड का बाइट रखना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का साइज रखना है, साइड रखना है पहले मेमोरी के अंदर। और इसी के बेसिस पे 2 स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन या बाइट ऑर्डरिंग बनती है, जिसे बोलते हैं लिटिल एंडियन और बिग एंडियन। क्या बोलते हैं? लिटिल एंडियन और बिग एंडियन। तो अगर आपने बिग एंडियन यूज किया, बड़ा साइड मतलब एमएसबी साइड, इसको पहले रखो। तो बिग एंडियन क्या कहता है कि आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, मान लो 2 बाइट में से बाइट को मैंने नंबर कर दिया कि ये बाइट नंबर 0 है आपके डेटा की, ये बाइट नंबर 1 है डेटा की, जो भी 2 बाइट का डेटा था उसकी। तो आप कौन सी वाली बाइट पहले रखोगे? आप पहले बाइट नंबर 1 रखोगे और उसके बाद अगली वाली एड्रेस पर बाइट 0 रखोगे। जब इसको आप वापस रीड करोगे तो बाइट 1 को यहां रख के, बाइट 0 को यहां रख के, लेफ्ट से राइट रीड करके और पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। दैट इज बिग एंडियन। अगर यहीं पे क्या बात आती? लिटिल एंडियननेस की बात आती। तो लिटिल एंडियन क्या कहता? मेमोरी के अंदर एड्रेस 500 पे आप पहले छोटा मतलब कि लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड का बाइट रखो, उसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट का साइड का बाइट रखना पड़ेगा 1। 501 एड्रेस पे दोनों अलग है, ऑफ कोर्स अलग है। आर्किटेक्चर पे ये डिपेंड करता है
सीपीयू आर्किटेक्चर पे कि उसमें कौन सा वाला एंडियननेस यूज किया गया है। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा आपको मेंशन होगा, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, बताइए। एग्जांपल है आपके पास एक 4 बाइट का डेटा है। 4 बाइट का डेटा में 4 बाइट है। मान लो ये बाइट नंबर 0 है, बाइट नंबर 1 है, बाइट नंबर 2 है, बाइट नंबर 3 है। इसको अब आप मुझे बताइए कि कैसे स्टोर करेंगे लिटिल एंडियन और बिग एंडियन में। अगर मुझे बिग एंडियन में इसको स्टोर करना है, 4 एड्रेस लगेंगे। 4 एड्रेस क्यों लगे? 4 एड्रेस इसलिए लगे क्योंकि 4 बाइट है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। सबसे पहले आप क्या रखेंगे? बाइट नंबर 3, फिर बाइट नंबर 2, फिर बाइट नंबर 1 एंड देन बाइट नंबर 0। और अगर यही लिटिल एंडियन होता, अगर ये लिटिल एंडियन होता तो सबसे पहले रखते बाइट नंबर 0, फिर बाइट नंबर 1, फिर बाइट नंबर 2 और फिर बाइट नंबर 3। इस तरीके से रखते। एडवांटेज कुछ नहीं है, इट्स जस्ट कॉन्फ़िगरेशन कि बाइट को कैसे न कैसे तो ऑर्डरिंग में रखना पड़ेगा। तो पहले से प्री डिफाइन कर दो, पहले से फिक्स कर दो कि कौन सी ऑर्डरिंग लगाएंगे, ताकि जब भी कोई डेटा आए बड़ी साइज का तो वो कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में से कोई एक ही कॉन्फ़िगरेशन एक सीपीयू में यूज होगा। तो जो भी कभी डेटा आएगा उस डेटा को उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में स्टोर किया जाएगा और उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ में रीड भी किया जाएगा। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? पहले से फिक्स कर दो, जस्ट फिक्स कर दो, पहले से फिक्स कर दो। क्यों? क्योंकि यार देखो, 4 अगर आपके पास में बाइट आपको रखनी है एक डेटा की, तो 4 बाइट कोई रैंडम ऑर्डर में तो नहीं रखोगे ना कि पहले B2 को बिठा दो, फिर B1 को, फिर B2, B3 को, फिर B0 को। रैंडम ऑर्डर में तो नहीं रख सकते। 4 बाइट को 4 एड्रेस पे रखोगे तो रैंडम ऑर्डर में तो नहीं रख सकते। तो राइट से स्टार्ट करें कि लेफ्ट से स्टार्ट करें? तो इसके 2 कॉन्फ़िगरेशन थे थ्योरेटिकली, इन दोनों में से एक को इंप्लीमेंट किया गया, एक को इंप्लीमेंट किया गया। और इंप्लीमेंट करने के बाद में यह देखा गया, यह बताया गया कि भैया इंप्लीमेंट करके आप एक काम करो, इन दोनों में से कोई एक सीपीयू में इंप्लीमेंट कर दो। सर लिटिल एंडियन में फिर रीड कैसे करेंगे? बेटा लिटिल एंडियन में जब ये वापस आता है तो रीड का क्या है, कॉन्फ़िगर होगा ना। इसको असेंबल करेंगे, पहले B0 इधर लिखेंगे, फिर B1, फिर B2, फिर B3, ऐसे करके ये असेंबल होगा और उसके बाद में ये रीड होगा कि ये 4 बाइट मिलके डेटा क्या बना रहा है। तो पहले B0 यहां पे, B1 यहां, B2 यहां, B3 यहां, ऐसे वो असेंबल हो जाएगा और उसके बाद वो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अरे ये नाम कहां से आया, इसकी हिस्ट्री जानने में तुमको क्या है? अपना फ्यूचर बनाओ ना, हिस्ट्री में कहां कहां पड़े हुए हो बाबू। END एंड, बिग एंड या लिटिल एंड? पहले बिग एंड आगे चाहिए या लिटिल साइड का? लिटिल मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट एंड पहले चाहिए, वो है ये। ठीक है, तो लोअर लीस्ट सिग्निफिकेंट पहले आएगा लोअर एड्रेसेस पे, तो लिटिल एंडियन। अगर बड़ा साइड पहले आया तो बिग एंडियन। बस इतना ही हमें याद रखना है। एक क्वेश्चन आया है पिछले 20-25 सालों में इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं। कौन सा अप्लाई करना है वो कैसे पता चलेगा? शुभम बाबू एक ये बताओ कि आपका सीपीयू जो आप यूज कर रहे हो उसमें कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, बता सकते हो? Sir, is this CPU dependent or is memory also designed like this? ओ भाई मारो मुझे, मारो यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। मैंने कहा आर्किटेक्चर का डिसीजन है। आर्किटेक्चर का डिसीजन मतलब सीपीयू जब डिजाइन होगा तो सीपीयू ये डिसाइड करेगा कि उसे लिटिल और बिग में से कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है और फिर वही यूज होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ये मेमोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेमोरी से क्या फर्क पड़ता है? ये जब सीपीयू का आर्किटेक्चर डिसाइड होगा ना बेटा, तब डिसाइड हो जाएगा कि कोई भी बड़ा डेटा आया जिसको एक से ज्यादा एड्रेस पे रखना है
तो सीपीयू में लिटिल एंडियन यूज होगा या बिग एंडियन? जब एक बार फिक्स हो गया तो फिर हर बार हर डेटा को स्टोर करने के लिए वही वाला एंडियननेस यूज होगा, बस खत्म। दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमको इसको, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, ये वाला। पर इस क्वेश्चन के पहले ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपने ये इसका आंसर निकाल लिया था? क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया था? थैंक यू सो मच। मैं बस चाहता हूं कि जो भी हम पढ़े ना क्लास में वो आपके दिमाग में छपे, अंडरस्टैंड हो आपको कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। क्या ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया? एक बार चेक करो क्वेश्चन यही था या कुछ अलग था इसमें। वर्ड साइज यहां पे लिखी हुई है कहीं पे ना, मैंने वर्ड साइज दे रखा था क्या 2 बाइट का? वर्ड साइज 2 बाइट दिया था क्या आपके क्वेश्चन में? एक बार चेक करो। एक्चुअली मैंने इसको किसी पीपीटी से कॉपी किया, मुझे लगता है कि वो वाले पीपीटी जो है वो सेम नहीं थी। इसमें वर्ड साइज मैंने 2 बाइट दिया था क्या आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के? एक बार चेक करो जरा। क्या वर्ड साइज 2 बाइट या 4 बाइट दिया था मैंने? क्वेश्चन में है, कहां है? जी मेरे को तो नहीं दिख रहा। वर्ड का साइज कहां दे रखा है क्वेश्चन में? 6 वर्ड इंस्ट्रक्शन ये रहा, फर्स्ट वर्ड ऑपरेंड है, ये है अज्यूम दैट 2 वर्ड 50 1 बाइट के लिए डिनोट्स ऑपरेशन कॉपीज टू ऑपरेंड, दैट्स इट। वर्ड का साइज कहां है? नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन में दिया होगा, एक वर्ड का साइज क्वेश्चन में मेंशन होगा। देखो आपके वाले क्वेश्चन में तो पक्का मेंशन होगा 4 बाइट है ना। 1 वर्ड 4 बाइट था सर, चलिए ठीक है 4 बाइट हमने यहां लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। वर्ड साइज इन बाइट्स, बिल्कुल बाइट्स में आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, इस स्लाइड में नहीं है। बस क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑपरेंड विच इज डेस्टिनेशन। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। डेस्टिनेशन का मतलब पता है कि पहले वाला एड्रेस जो भी बताएगा इसी में रिजल्ट स्टोर करना है, ये डेस्टिनेशन है ऑपरेशन की। अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा रिजल्ट यहां स्टोर होगा। यूजेस इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, इसमें रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड यूज हो रहा है, ठीक है। आगे, एंड सेकेंड ऑपरेंड यूजेस इनडायरेक्ट मोड, मेमोरी इनडायरेक्ट मोड जो होता है वो पॉइंटर वाला। अज्यूम ईच ऑपरेंड इज ऑफ साइज 2 वर्ड, हर एक ऑपरेंड 4 वर्ड का है। ईच एड्रेस इज ऑल्सो ऑफ 2 वर्ड, हर एक वर्ड भी सॉरी हर एक एड्रेस भी 2 वर्ड का है। मेन मेमोरी टेक्स 50 नैनोसेकेंड फॉर हाउ मच? मेन मेमोरी को 50 नैनोसेकेंड कितनी चीज के लिए लगते हैं? एक वर्ड या एक बाइट? एक वर्ड है या एक बाइट है? एक बाइट को एक्सेस करने के लिए 50 नैनोसेकेंड लगते हैं। फर्दर अज्यूम दैट ऑपकोड डिनोट्स एडिशन ऑपरेशन, यहां ऑपकोड में एडिशन होगा। तो देखो 2 ही एड्रेस हैं, तो 2 एड्रेस में से यहां से डेटा आएगा, यहां से डेटा आएगा, दोनों का एडिशन होगा और रिजल्ट यहां जाके स्टोर हो जाएगा, है ना। एडिशन में इनपुट एक यहां से आएगा, एक इनपुट यहां से आएगा, दोनों का एडिशन होगा और एक ऑपरेंड जो रिजल्ट है वहां इस डेस्टिनेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड इन फेच साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन, फेच साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? फेच साइकिल में क्या करते हैं हम? फेच साइकिल में हम क्या करते हैं बताइए? फेच साइकिल में क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं। इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठा के सीपीयू में लाना पड़ता है। यस, मतलब मेमोरी को रीड करना पड़ेगा। मेमोरी को रीड करेंगे तभी तो इंस्ट्रक्शन आएगा। जी हां, तो मेमोरी अगर रीड करना पड़ेगा, मेमोरी रीड करनी पड़ेगी, जी हां। इंस्ट्रक्शन कितना बड़ा है जरा बताइए, इस इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है? 6 वर्ड का, 6 वर्ड का इंस्ट्रक्शन फेच होगा सर।
अच्छा एक बात बताइए, अगर मेमोरी में एक बाइट का एक्सेस टाइम 50 नैनोसेकंड है तो वन वर्ड का एक्सेस टाइम कितना होना चाहिए? बाद में लिखेंगे इसको, पहले ये बताइए फॉर वन बाइट मेमोरी का एक्सेस टाइम जो लगता है वो लगता है 15 नैनोसेकंड, है ना? यही है ना, 15 नैनोसेकंड लिखा है जी हाँ। तो एक वर्ड के लिए कितना होगा? एक वर्ड में बाइट कितनी है जरा बताइए? एक वर्ड में है 4 बाइट। 4 बाइट, तो बताइए 4 बाइट के लिए कितना एक्सेस टाइम होगा? टू 200 नैनोसेकंड लिख दो। 200 नैनोसेकंड एक वर्ड के लिए मेमोरी का एक्सेस टाइम। फेच में हमें इंस्ट्रक्शन कितने वर्ड का लेके आना है? फेच जब करना है तो इंस्ट्रक्शन कितने वर्ड का लेके आना है? 6 वर्ड का। तो 6 वर्ड मेमोरी रीड टाइम। मेमोरी का रीड टाइम कितना लगेगा जरा बताइए? एक वर्ड के लिए 200, तो 6 वर्ड के लिए कितना लगेगा? 1200। तो ये हो गया फेच साइकिल में कितना टाइम लगा? 1200। फर्स्ट क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया 1200। 1200। कुछ लोगों ने दिया आंसर 1200, कुछ लोगों का 400 ही आया था, पता नहीं कहां से। सर 6 वर्ड नहीं था तो फिर क्या था बेटा? 6 वर्ड नहीं था तो क्या था? एक काम करता हूं, मैं अपने लैपटॉप में उस क्वेश्चन को देख लेता हूं। इंस्ट्रक्शन का साइज 2 वर्ड तो नहीं था यार, ये कंफर्म्ड है। 6 वर्ड इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने, वन वर्ड साइज 4 बाइट लिखी है, इंस्ट्रक्शन का साइज तो वही है, सेम टू सेम लिखा है, 6 वर्ड ऊपर ही ऊपर लिखा है। सिर्फ यहां पे वन वर्ड साइज इज इक्वल टू 4 बाइट एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने क्वेश्चन में। मेरे सामने है क्वेश्चन, 6 ही था, 6 वर्ड का इंस्ट्रक्शन था, ये लिखा है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का फेच तो हो गया 1200। अब दूसरी चीज क्या है? एग्जीक्यूशन साइकिल, है ना? यही दे रखा है। एग्जीक्यूशन साइकिल में कितना टाइम लगेगा? एग्जीक्यूशन साइकिल में डिकोड का टाइम लगेगा। क्या डिकोड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन है कि डिकोड में कितना टाइम लग रहा है? डिकोड में कितना टाइम लगा क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं। तो डिकोड का टाइम हमने 0 ले लिया। उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन एंड ऑपरेंड फेच, इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल, क्योंकि मेमोरी एक्सेस हो रही है। चलिए पहला वाला ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड बताओ जरा। पहले वाले ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड बताओ। पहले वाले ऑपरेंड का एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट में करते क्या है बउआ? ये इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा मान लीजिए आप, ऑपकोड मोड एटसेट्रा, एड्रेस नंबर 1, एड्रेस नंबर 2। एड्रेस नंबर 1 रजिस्टर इनडायरेक्ट है, मतलब आपको एक रजिस्टर तक लेके जाएगा। इस रजिस्टर में मिलेगा इफेक्टिव एड्रेस, इस इफेक्टिव एड्रेस को आप मेमोरी पे लेके जाएंगे तो आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो क्या आपने इस एड्रेस के थ्रू एक रजिस्टर और उसके बाद फिर एक मेमोरी एक्सेस की? एक बार का रजिस्टर और एक बार का मेमोरी एक्सेस किया, बताइए। एक बार का रजिस्टर, एक बार का मेमोरी, है ना? क्या इतना एक्सेस किया आपने? अब बताइए कि क्या रजिस्टर का एक्सेस टाइम कितना लगेगा इस क्वेश्चन में मेंशन है? सीओए में जो चीज मेंशन नहीं होती है उसको 0 लेने का है। 0।
रजिस्टर का एक्सेस टाइम क्वेश्चन में मेंशन है क्या? नहीं, तो रजिस्टर का एक्सेस टाइम तो 0। उसके बाद मेमोरी से ऑपरेंड उठाओ तो उसका टाइम तो लगेगा, हाँ, क्योंकि मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है। तो बताइए मेमोरी से ऑपरेंड उठाने में कितना? ऑपरेंड 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 का साइज कितना है भैया? ऑपरेंड का साइज है 2 वर्ड का। 2 वर्ड का ऑपरेंड है। 2 वर्ड का ऑपरेंड, 2 वर्ड में कितनी बाइट आ जाएगी? 2 वर्ड में कितनी बाइट आएगी? 2 वर्ड में कितनी बाइट आएगी? 2 वर्ड, एक वर्ड 4 बाइट का, तो 2 वर्ड 8 बाइट का। 8 बाइट आएंगी, 8 बाइट्स। 8 बाइट्स, तो 8 बाइट का ऑपरेंड उठाने में आपको कितना समय लगा? 8 बाइट्स, हर एक बाइट के लिए 50-50 नैनो सेकेंड। या फिर उल्टा भी लिख सकते हो, एक वर्ड के लिए 200, तो 2 वर्ड के लिए 200 इंटू 2 400 लगेगा। इतना क्लियर है क्या? पहला ऑपरेंड उठाने में 400 नैनो सेकेंड लगे। दूसरा ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड के लिए आपको इनडायरेक्ट मोड यूज हुआ है। ये पॉइंटर वाला इनडायरेक्ट मोड है सर। इनडायरेक्ट मोड में क्या करने का? ये एड्रेस को मेमोरी पे लेके जाओ, रीड करो, इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। फिर इसको फिर से मेमोरी पे भेजो, रीड करो, ऑपरेंड मिलेगा। 2 बार का मेमोरी एक्सेस, एक बार एड्रेस के लिए, एक बार ऑपरेंड के लिए। तो एक बार ऑपरेंड के लिए, एक बार एड्रेस के लिए। 2 बार का मेमोरी एक्सेस होगा जी हां, बट एक बार क्या लेना है? एड्रेस। एड्रेस का साइज कितना? ईच एड्रेस ऑफ 2 वर्ड्स। डेटा ऑपरेंड का साइज कितना? 2 वर्ड। तो पहले आपने 2 वर्ड मतलब कि 8 बाइट एड्रेस रीड किया, उसके बाद 8 बाइट का ऑपरेंड रीड किया। 8 + 8 16 बाइट रीड किया, हर एक बाइट के लिए 50-50 नैनो सेकेंड। 800 नैनो सेकेंड लगेंगे खाली सेकेंड ऑपरेंड लाने में। हम्म, आ गई बात समझ में? देखो 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 जल्दी से। एक बार 8 बाइट। 8 बाइट क्यों सर? 2 वर्ड 4-4 बाइट का एक वर्ड, 8 बाइट। 8 बाइट का पहले एड्रेस रीड किया, फिर 8 बाइट का ऑपरेंड रीड किया, मेमोरी से ही रीड किया, इसलिए इतना टाइम लगा। ये तो हो गया 2 ऑपरेंड को लाने का काम। फिर करो एडिशन। फिर देखो क्वेश्चन में कोई एडिशन का टाइम एक्स्ट्रा मेंशन है क्या? देखो देखो देखो, एडिशन का टाइम एक्स्ट्रा मेंशन है क्या? नहीं है। तो एडिशन में कितना टाइम लगा? नेग्लिजिबल 0। तो एग्जीक्यूशन में 0 टाइम लगा। फिर हमें राइट बैक करना पड़ेगा। राइट बैक करो रिजल्ट को। राइट बैक रिजल्ट कहां करेंगे बाबू? डेस्टिनेशन कौन सा वाला ऑपरेंड है? पहला वाला। पहले वाले ऑपरेंड में रीड में जितना टाइम लगा था, वापस उतना राइट में भी लगेगा। तो जो एडिशन रिजल्ट आया उसको राइट बैक करेंगे, फिर से 400 नैनो सेकेंड लगा जाएंगे। 400 नैनो सेकेंड फिर लग गया। तो बताइए टोटल कितना टाइम लगा? एग्जीक्यूशन साइकिल में राइट बैक तक टोटल कितना टाइम लगा? टोटल हो जाएगा 400 + 800 + 400, 1600 नैनो सेकेंड लगेंगे। अब आखिरी में क्या दे रखा है? इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब फेच से लेके राइट बैक सब कुछ। फेच भी और राइट बैक या एग्जीक्यूशन साइकिल दोनों को इंक्लूड कर दो। तो ये इसमें तो कुछ अलग से कैलकुलेशन करना नहीं है, फेच और दोनों को इंक्लूड कर दिया। 2800 नैनो सेकेंड आंसर आ जाएगा। एड्रेस 2 में राइट बैक करते हैं, 800 नैनो सेकेंड लगेगा सर। एड्रेस 2 में क्यों करेंगे अभी हम? क्वेश्चन में एड्रेस 1 इज डेस्टिनेशन दिया है। अगर तू बोला होता तो 800 लिखता मैं, बोला तो नहीं ना। बोला नहीं है, इसलिए हमने जो बोला गया है वही किया। बोलो जी बोलो। पूरा क्वेश्चन का 3 अलग अलग आंसर आए, 1200, 1600 और 2800।
हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी गलती हो गई है, वो ये है कि ये क्वेश्चन बाद में आया है, इसके ऑप्शन पहले आ चुके हैं, है ना? ऑप्शन पहले आए हैं, क्वेश्चन इज ऑन द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन अगले पेज पे है, ये वाला, है ना? बट इस चीज को समझाने के पहले मैं आप लोगों को कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। क्या आप लोगों को मैंने ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बताए थे? ये वाला क्वेश्चन जो बनाया ना, ये वाला, ये मैंने बनाया है। और इसका एक और लेवल है, नेक्स्ट लेवल। पहले आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो फिर अगला वाला लेवल जो है वो आपको मिलेगा टेस्ट में। कौन से वाले टेस्ट में? वीकली वाले में नहीं, टेस्ट सीरीज वाले टेस्ट में, बाद में, सबसे लास्ट में। राइट बैक समझा दो यार। क्वेश्चन में मेंशन है कि जब दो ऑपरेंड को आप लेके आओगे, एक ऑपरेंड इस एड्रेस से मिलेगा, इससे मिलेगा दूसरा, तो उन दो ऑपरेंड का करना है आपको एडिशन। एडिशन करने के बाद रिजल्ट जो आएगा वो आपको डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है। डेस्टिनेशन कौन सा है? यही वाला ऑपरेंड है। डेस्टिनेशन कौन सा? यही वाला ऑपरेंड है। तो यहां पे जाके राइट बैक करना पड़ेगा रिजल्ट, तो करना पड़ेगा, बिल्कुल वही होता है राइट बैक। वही होता है राइट बैक, है ना? टोटल नंबर ऑफ 6 इंस्ट्रक्शंस थे। जी हां, मैंने आप लोगों को ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, राइट? याद है जंपिंग में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो जंप करना पड़ता है। अगर जंप करना पड़ता है तो जो सीक्वेंस में अगला इंस्ट्रक्शन है, क्या वो एग्जीक्यूट होता है? नहीं। फिर कौन सा होता है? जहां पे हमने जंपना है वो, जहां हमने टारगेट ले रखा है वो। सर गेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? गेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाए और हमसे बन जाए, इसीलिए ये नेक्स्ट लेवल सोचने की बात की गई है बेटा। देखो मैं क्या करता हूं, मैं हर टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड चीजों को एक थोड़ा एक लेवल अप, गेट के अराउंड और उससे थोड़ा सा एक लेवल अप पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि अपने सब लोग हमेशा गेट अगर यहां है तो उसके एक लेवल अप यहां तक रहे, कि कोई भी टॉपिक से टफ वाला क्वेश्चन बन जाए। देखो बाकी सबसे तो इजी इजी बनेंगे, एक आध टॉपिक से थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो टफ क्वेश्चन हमसे बन जाए। क्यों? क्योंकि हम एवरेज में मार्क्स नहीं लाना चाहते ना, हमको एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए। अगर एवरेज चाहिए तो हम सबको गेट के लेवल पर पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स को, और दो एक क्वेश्चन छोड़ के एवरेज एवरेज ले आएंगे। बट हमें टॉपर में रहना है, तो टॉपर में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? जो किसी भी टॉपिक से एक टफ क्वेश्चन भी आएगा तो वो भी बनना चाहिए। बस उसी की जद्दोजहद है ये, है ना? चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को बताया था मैंने कि जंप इंस्ट्रक्शन में अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो हमें जंपना पड़ता है डेफिनेटली, है ना? तो फिर नेक्स्ट इन द सीक्वेंस हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब आज हम पढ़ेंगे कि ये जंप या ब्रांच या जंपिंग जो होती है उसमें एक्चुअली 3 कैटेगरी आती है। एक आता है बेसिकली ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, और दूसरा आता है फंक्शन कॉल। पहले पूरी चीज समझना, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछना, है ना? चलिए यार, कार्तिक, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर होम टाउन? फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग टू? क्या आप मुझे अपना होम टाउन बता सकते हो? हाँ जी। तो जंप में 2 कैटेगरी टाइप के इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक ब्रांच टाइप के और एक फंक्शन कॉल टाइप का। फंक्शन कॉल जो हम सी प्रोग्रामिंग में देखते हैं ना, फंक्शन, वो वाली चीज। अब ब्रांच में भी ना 2 कैटेगरी आती है। एक आती है अनकंडीशनल ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन, और दूसरा आता है कंडीशनल। क्या मतलब है? अनकंडीशनल जो है, यार एक क्वेश्चन पूछा कार्तिक तुमसे, तुमने आंसर ही नहीं दिया। योर होम टाउन, आई जस्ट वांट टू नो वेयर डू यू लिव। अरे डोंट वरी, कोई आर्मी लेके गन लेके नहीं आऊंगा घर में बंदूक से गोली मारने के लिए।
आई डोंट हैव, मेरे क्राइम ही नहीं है, जीरो है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम वेयर यू आर. पिथौरगढ़. ओके. हाँ, अनकंडीशनल वर्सेस कंडीशनल में क्या अंतर है? अनकंडीशनल का मतलब है कोई कंडीशन नहीं, जंप करना है तो करने का है. भाई ने बोला करना तो करना, मतलब यहां पे कोई कंडीशन चेक होगी ही नहीं. जैसे कि आपके पास सी प्रोग्रामिंग में एक वो होता है ना, गो टू लेबल. गो टू अगर है, लेबल है, गो टू लेबल अगर रन हो गया तो आपको बिना कोई कंडीशन चेक किए जंप करना ही पड़ेगा, बिना कोई सोचे समझे. रांची. ओके, रांची. ठीक है. सो व्हाट एम आई सेइंग? कंडीशनल अनकंडीशनल ब्रांच में देयर इज नो एनी कंडीशन, ऑलवेज ब्रांच टेकन. ब्रांच मतलब कि जंप आपको लेना ही पड़ेगा बिना कोई कंडीशन चेक किए. कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, डायरेक्टली जंपना ही है. समझ में आई बात? बट कंडीशनल जंप में आपके पास दो कंडीशन या दो चीजें बनती हैं कि कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है, यहां पे आपको कंडीशनल में आपके पास दो ऑप्शन मिलेंगे. इफ कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या लोगे आप? ब्रांच टेकन लेंगे. जंप लोगे आप? जी हां लेंगे. हमने ये वाला केस देखा था. अगर कंडीशन फॉल्स है देन आप मना कर दोगे कि हम जंप नहीं लेंगे. अगर कंडीशन फॉल्स आई तो फिर ब्रांच नॉट टेकन, मतलब आप अगला इंस्ट्रक्शन जो है सीक्वेंस में वही एग्जीक्यूट करोगे. दैट इज व्हाट इज नॉट यूज फॉर गुड प्रोग्रामिंग. ऑफकोर्स नहीं, बट जो ये वाली चीज है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम अनकंडीशनल जंप का यूज करते हैं. सॉरी, प्रोग्रामिंग में नहीं, सीपीयू में अनकंडीशनल जंप यूज होते हैं. हम प्रोग्राम्स में नहीं लिखते, बट सीपीयू में यूज होते हैं. अब ये मत पूछना क्यों, कहां, कैसे, हमने नहीं पढ़ना इतना डिटेल में, पर होता है. अनकंडीशनल मतलब जंप हमेशा लेनी ही लेनी है, कोई कंडीशन चेक की जरूरत नहीं है. कंडीशनल मतलब कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू है तो ही जंपोगे, वरना मत जंपो. है ना? तो ये अनकंडीशनल में पीसी की वैल्यू हमेशा टारगेट से अपडेट होती ही होती है, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं. यस, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है जो लिखा गया है नीचे, सबसे लास्ट वाला आप देखेंगे. जी बिल्कुल. तो यहां पे पीसी ऑलवेज चेंज्ड बाय द टारगेट वैल्यू. अब फंक्शन कॉल और ब्रांच में क्या डिफरेंस है? फंक्शन कॉल जो है वो एक अनकंडीशनल जंप टाइप की जंप होती है. अनकंडीशनल मतलब जंप तो करना ही करना है. डिफरेंस क्या होता है इसमें और इसमें? इसमें यह है कि फंक्शन कॉल जब हम करते हैं तो जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है वो फंक्शन का अगर एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो उससे वापस हम आना पड़ता है जहां से हमने कॉलिंग की थी, वहां पे रिटर्न मारना पड़ता है फंक्शन कॉल में. अगर हमने फंक्शन कॉल किया है तो फंक्शन कॉल में जंपिंग तो होती है, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया उस फंक्शन पे हम जाएंगे. बट जैसे ही वो फंक्शन पूरा खत्म हो गया, उसके सारे स्टेटमेंट चल गए, तो हमें क्या करना पड़ता है? रिटर्न आना पड़ता है. जहां से हम गए थे वहां से वापस आना पड़ता है. रिकर्शन हो या जरूरी नहीं, किसी भी टाइप का फंक्शन कॉल हो, बस एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, वो ये कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन का जो कॉलिंग है पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद हमें वापस आना पड़ता है, रिटर्न आना पड़ता है. तो फंक्शन कॉल में और ब्रांच में क्या डिफरेंस है, मैं यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, उसके बाद फिर ये इसका टेक्स्ट में यहां लिखूंगा. तो अगर मैं बोलूं कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शन कॉल, है ना? चलिए मान लेते हैं कि आपके पास ये है मेमोरी. इस मेमोरी में सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां से लेके यहां तक आपका मेन फंक्शन का कोड लिखा हुआ है. मेन फंक्शन होता है ना एक, है ना, उसका कोड लिखा हुआ है. मान लो इंस्ट्रक्शन 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. और अज्यूमिंग कि यहां पे एक फंक्शन कॉल होता है, लेट्स से फंक्शन ए का. इंस्ट्रक्शन यहां पे एक स्टोर्ड है, लेट्स से इसका एड्रेस है 250, और अगला वाला इंस्ट्रक्शन जो भी यहां पे है सम आई एन इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 251, और बच्चे इंस्ट्रक्शन यहां पे इस मेन फंक्शन के हैं. तो आप समझ लो मेन फंक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है. मेन फंक्शन है,
इस मेन फंक्शन में दूसरे बहुत सारे स्टेटमेंट है, फिर ए फंक्शन की कॉलिंग है और दूसरे स्टेटमेंट है। ए फंक्शन कुछ है, ये प्रोग्राम और फंक्शन समझते हो ना? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको ये कुछ समझ में आता है क्योंकि प्रोग्रामिंग पढ़ी है कहीं तो जिंदगी में। समझो, तो ए फंक्शन है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको प्रोग्रामिंग पता है, तो ए फंक्शन में बहुत सारे स्टेटमेंट है। अज्यूमिंग कि ए फंक्शन जो मेमोरी के अंदर रखा हुआ है वो यहां रखा हुआ है। अज्यूमिंग एड्रेस 300 से स्टार्ट होके रखा है यहां तक। देखो, एग्जीक्यूशन जो है वो कैसे होगा, पहले i1 चलेगा, फिर i2 एग्जीक्यूट होगा, फिर i3 i4, फिर ये फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट। जब फंक्शन कॉल वाला स्टेटमेंट चला, रन हुआ, तो इसके बाद तुरंत क्या ये वाला इंस्ट्रक्शन रन होगा? नहीं। जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया तो आपका जो कंट्रोल है सिस्टम का, वो कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जाएगा? ये वाला। तो क्या यहां पे जंपिंग है? यहां पे कोई जंपिंग है? जी हां सर। इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस 250 पे रखा है उसके बाद तुरंत अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों? फंक्शन कॉलिंग है ना। तो जो ए फंक्शन कॉल हुआ है उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो जंप करेंगे, यस जंप करेंगे। यहां से जंप होगा, यहां पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो जैसे ही 250 पे रखा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस फंक्शन कॉल में ही प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, बिल्कुल होगी। क्या हो जाएगी? 300। तो 300 पे रखा इंस्ट्रक्शन ये चलेगा, फिर प्लस प्लस, पीसी में प्लस प्लस होगा या पीसी में इंक्रीमेंट होगा, अगला इंस्ट्रक्शन रन करेगा, करेगा करेगा करेगा। यहां खत्म होने के बाद क्या प्रोग्राम खत्म? क्या ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है खत्म हो गया, उसके बाद क्या प्रोग्राम खत्म? नहीं। मान लो आपने यहां से ए को कॉल किया, ए के सारे स्टेटमेंट चला दिए, उसके बाद क्या खत्म? नहीं, मामला खत्म नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? जब हम वापस यहां से रिटर्न जाएंगे, तो जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। वापस रिटर्न जाएंगे तो कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वापस? जो जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था ना, उसका अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वापस। फंक्शन जो आपने कॉल किया था उसका अगला इंस्ट्रक्शन से वापस एग्जीक्यूशन आगे की तरफ बढ़ेगा। जो 251 पे रखा इंस्ट्रक्शन है वो वापस एग्जीक्यूट होगा। पर मेरे सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि रिटर्न कहां जाना है? सीपीयू को कैसे पता चलेगा रिटर्न कहां जाना है? तो वहां पे स्टैक की यूज आएगी। स्टैक क्या है? मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर्स में बताया था कि हर प्रोसेस का, हर प्रोग्राम जो रन होता है उसका अपना एक स्टैक होता है जिसमें कुछ कुछ तो रखते हैं। ये ऐसी चीजें रखते हैं कि जब फंक्शन कॉल आया, मान लो फंक्शन कॉल आया, तो हम क्या करेंगे? जो भी इंस्ट्रक्शन का कॉल, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन है, उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोग्राम काउंटर क्या था? 251। तो जब ये वाला इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर में क्या है? 251 है, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ये ए तो कहता है मैं तो फंक्शन कॉल हूं, मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि पीसी में लेके आओ क्या? 300, ताकि ये वाला पहले ए फंक्शन चले। बट उसके पहले मैं एक काम करूंगा कि जहां पे मुझे वापस रिटर्न आना है वो वैल्यू में सेव करके जाऊं, सेव करके जाऊं, ताकि जब ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाए, वापस फंक्शन कॉल के बाद अगला इंस्ट्रक्शन कौन सी एड्रेस से स्टोर एग्जीक्यूट करना है ये मेरे प्रोसेसर को पता रहे। तो ये फंक्शन कॉल दो चीज कराएगा। वो क्या है? फंक्शन कॉल पहली चीज कराएगा कि करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को कहां स्टोर कराएगा? स्टैक पे स्टोर करा देगा, वो मेमोरी के अंदर है, वो मेमोरी के अंदर है। फिर प्रोग्राम काउंटर को चेंज कर देगा 300 से। प्रोग्राम काउंटर को चेंज किया तो क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर को चेंज किया तो
स्टैक पॉइंटर में सेव नहीं करना है, स्टैक में सेव करना है। स्टैक पॉइंटर तो हमें स्टैक तक ले जाने का जरिया है। स्टैक पॉइंटर हमें खाली ये बताता है कि स्टैक कहां पे है मेमोरी के अंदर। स्टैक पॉइंटर में चेंज नहीं होगा, स्टैक के अंदर जाके स्टोर होगी चीज। तो जब हमने ये पीसी की करंट वैल्यू स्टोर कर दी, उसके बाद हमने पीसी को 300 पे बदल दिया। 300, 301, 302, 303, पूरा ए फंक्शन खत्म हो गया। जैसे ही यहां पे लिखा फंक्शन से रिटर्न, तो इसका क्या मतलब है, वापस हम क्या करेंगे, स्टैक पे जाएंगे। स्टैक पे जो हमने ये 251 रिटर्न एड्रेस इसको बोलते हैं, इसको उठाएंगे और फिर से पीसी में डाल देंगे, ताकि प्रोग्राम काउंटर वापस यहां आ जाए, अगले ये वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो फंक्शन कॉल जब है तब क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल के टाइम पे दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या, स्टोर करंट प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू ऑन टू द स्टैक। वैसे प्रोग्राम काउंटर के अलावा और भी चीजें स्टैक पे जाती हैं, बट बेसिकली तो प्रोग्राम काउंटर जाता ही जाता है। और दूसरी चीज, जंप टू फंक्शन। फंक्शन जो भी आपका एग्जीक्यूट करना है, कॉल्ड फंक्शन जो है, उस पे जहां जंप करना है, मैं लिख देता हूं कॉल्ड फंक्शन बाय अपडेटिंग प्रोग्राम काउंटर बाय इट्स स्टार्टिंग एड्रेस। जो भी फंक्शन पे हमें जंप करना है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी में जो भी है, उसको आप क्या करो, पीसी में डाल दो। यहां स्टार्टिंग एड्रेस क्या था फंक्शन का, 300 डाल दिया। सर स्टैक इज स्टोर्ड इन अदर मेमोरी, अदर नहीं, वही मेमोरी है, सेम रैम में ही स्टैक रहता है। सर दैट इज वाई रिटर्न इज नेसेसरी इन एवरी फंक्शन। रिटर्न इज नेसेसरी जस्ट बिकॉज फंक्शन को रन करने का ये तरीका है। बट रिटर्न हमें चाहिए कि वापस कहां रिटर्न होना है, इसलिए दिस स्टैक पे रखना प्रोग्राम काउंटर का नेसेसरी। तो क्या फंक्शन कॉल भी एक अनकंडीशनल जंप है? जी, तो ये भी एक अनकंडीशनल जंप ही है, बट इसमें एक छोटी चीज एक्स्ट्रा है। वो क्या है कि इसमें हमें करंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को सेव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न आने की जरूरत नहीं है। किसमें? अनकंडीशनल में। इसमें है, इसमें हमें प्रोग्राम काउंटर सेव करके जाना पड़ेगा। क्यों? ताकि जब फंक्शन कॉल पूरा खत्म हो जाए, वापस रिटर्न भी आए। यहां रिटर्न का कोई प्रोविजन नहीं है, रिटर्न रिटर्न नहीं चाहिए। एक बार जंप ले लिया, ले लिया, आगे बढ़ो। रिटर्न कराना है तो फिर से जंप करना पड़ेगा, जंप लिखना पड़ेगा। यहां कोई रिटर्न मिटर्न का सीन नहीं है। देयर इज नो एनी रिटर्न ऑप्शन अवेलेबल। नॉर्मल ब्रांचिंग है, जहां ब्रांचिंग बोला हमने जंप कर दिया, काम खत्म। Means if we don't use return, then also it will work like this. Of course, आपके फंक्शन में आप रिटर्न नहीं भी लिखते हो तो भी चल ही जाएगा, ऐसे ही चलेगा। अगर until unless your value is not returned, मान लो आपने फंक्शन में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, वॉइड टाइप का आपका रिटर्न टाइप है, तो भी जैसे ही फंक्शन पूरा खत्म होगा, आप वापस वहीं जाएंगे जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था। सर प्रोग्राम में रिटर्न नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बिल्कुल चलता है, 100% चलेगा। 100% चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम में फंक्शन का एग्जीक्यूशन का तरीका ही ये है। अगर आप कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं और आप अगर फंक्शन के एंड में रिटर्न वर्ड नहीं भी लिखते हैं, कीवर्ड नहीं लिखते हैं, तो भी चलेगा, ऐसा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ही ऐसा चलाने का है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब आप एक काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। ये 16 जो है इसके नीचे है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये ऐसा है 0100 ऑफ हेक्साडेसिमल, 016E ऑफ हेक्साडेसिमल, 16 बेस पे है ऐसा। और कहां पे क्या है, ये भी 16 जो है बेस में है ऐसा, पेरों में 0
5FA0 और पेरो में 16 सबस्क्रिप्ट। ऐसा वॉइड में रिटर्न नहीं होता है, वैल्यू रिटर्न नहीं होती, बट फंक्शन से तो वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, वॉइड है तो वहां से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, बट फंक्शन से तो रिटर्न जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना ही पड़ेगा, बिना तो फंक्शन के जा नहीं सकते। बिना फंक्शन रिटर्न हुए आप पूरा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करोगे? सौरभ बाबू, अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा, किसी फंक्शन को वॉइड टाइप लिखा है, तो क्या आप वापस नहीं जाओगे? अच्छा एक बात बताओ सौरभ बाबू, अगर ये मेन फंक्शन है ना, इसमें मैंने एक फंक्शन कॉल किया ए का रिटर्न टाइप है वॉइड, कुछ भी नहीं करता है, मैंने यहां लिख दिया प्रिंट एफ %d वैल्यू ऑफ एक्स मैंने ग्लोबली डिफाइन कर रखा है वैल्यू 5 के साथ में, ये ए फंक्शन खत्म हो गया। फिर यहां पे अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ %d एंड एक्स, मेन से एग्जीक्यूशन होगा, पहले ए पे जंप करो, एग्जीक्यूट करो, प्रिंट एक्स करो, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो क्या वापस नहीं जाओगे? वापस नहीं जाओगे, जहां कॉल किया है मेन फंक्शन पे जाना पड़ेगा ना। यही तो बेसिक आइडिया है फंक्शन कॉल का, कि जब फंक्शन कॉल करोगे पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, तो जहां से आपने कॉल किया है वापस वहां जाओ और अगला स्टेटमेंट रन करो। फिर क्या अगला स्टेटमेंट ये रन करना पड़ेगा ना। पर यही क्यों रन करना है? क्योंकि जब आपने फंक्शन कॉल किया था तब आपने यहां पे इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक पे डाल दिया था, ताकि जब वापस ये फंक्शन खत्म हो तो स्टैक से हम रीड कर पाए कि रिटर्न एड्रेस हमारा क्या है, और उसी एड्रेस पे रखे इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करें। गॉट इट? चलिए ये क्वेश्चन देखो, जिसको आंसर पता है मत पेस्ट करना, जिसको नहीं पता है वो एक बार ट्राई करो, समझो। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, 2015 गेट का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। तीन सेट में पेपर हुआ था 2015 का। जी हां सही बोले, 3 सेट में। अगर आपके पास प्रोविजन है कोई दूसरी डिवाइस जिसमें आप इसकी फोटोग्राफ ले सकते हो, तो आप ले लीजिए, या तो इसकी ले लो, ये वाले स्टेटमेंट की। ये वाले स्टेटमेंट की फोटोग्राफ ले लो, 4 ऑप्शंस हैं, उनकी फोटोग्राफ ले लो, और फिर ये वाला क्वेश्चन आप पूरा डिटेल में देखो। बताइए। कुछ डाउट है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो बताइए। चैट नॉट विजिबल, सबको तो विजिबल है, मुझे भी विजिबल है, ऐसे कैसे नहीं है?
कमेंट्स विजिबल, यस सायंतिका विजिबल। आप निशु भैया को कुछ भी बोलो भैया, उन्हें नहीं समझ में आता। हम पिछले 3-4 सालों से निशु भैया को बहुत कुछ बोल रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आता। निशु भैया बंटी के साबुन से भी स्लो हैं इन चीजों को समझने में। है ना, एक एडवर्टीजमेंट आता था, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, धोते जाओ धोते जाओ। ऐसा बताने लायक नहीं है श्रद्धा, कभी नहीं बताया, उन्होंने तो नहीं बताया मुझे। बताओ निशु भैया क्या मार्क्स आए हैं इस बारी गेट में? निशु बाबू, हमने आपको कितनी बार कहा है, यही चीज कही है कि बहुत सारे लोग जो है पहली पहली बार पढ़ने आते हैं, तो आंसर अगर आपको पता है किसी भी चीज का, बीच में ना बताओ। कार्तिक, देर आर मेनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद ट्राई करते हैं, बहुत साल ट्राई करते हैं, फेलियर होता है, और उसके बाद फिर इतना नॉलेज होता है पढ़ते 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 कि वो टीचर बन जाते हैं। देयर इज नो एनी हार्म इन दैट। चलो चलो चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, समझो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन समझना ही अपने आप में इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें पता करना है। यहां पे क्वेश्चन समझ लो बस, आंसर तो बहुत आसान है इसका, एक डब्बे के अंदर आंसर आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा मोटिव ही ये है कि हमें हर इंफॉर्मेशन रीड करके इंटरप्रीट करने में क्या समझ में आता है, कैसे वो इंटरप्रीट करेंगे इंफॉर्मेशन, वो बताना। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत रेयरली आते हैं। जो मैंने कहा था ना कि साल में एक क्वेश्चन किसी टॉपिक से आएगा, बहुत ही डिटेल्ड वाला आएगा, वो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अजीब सा बना रखा है, आंसर बहुत आसान है बनाना, क्वेश्चन समझना बहुत आसान है नहीं, मतलब क्वेश्चन बहुत कुछ दे रखा है। सब रूटीन मतलब फंक्शन होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में रूटीन या सब रूटीन जो है उसे प्रोसेसर बोलते, फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन जो है, फंक्शन को ही सब रूटीन या रूटीन कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर की भाषा में, है ना। चलिए क्वेश्चन समझते हैं है क्या। कंसीडर अ प्रोसेसर विद बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। तो सबसे पहली जो चीज दे रखी है वो हम लिखेंगे कि मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। जो जो चीजें दे रखी है उनको इंटरप्रीट करते हुए लिखते जाऊंगा। Assume that all registers including program counter and program status word are of 2 bytes। तो सारे रजिस्टर्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं, चाहे वो प्रोग्राम काउंटर हो, PSW मतलब कि स्टेटस रजिस्टर हो, उन सब की साइज है 2-2 बाइट की। अच्छा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में 2 बाइट रखना अगर है तो कितने एड्रेस लगेंगे? 2 एड्रेस। 2 बाइट का अगर एक रजिस्टर की कोई वैल्यू उठा के हमने रख दी तो 2 बाइट लगेंगी, है ना, 2 एड्रेसेस लगेंगे। इतना हमें समझ में आया। आगे, अ स्टैक इन द मेन मेमोरी इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 0100 ऑफ हेक्साडेसिमल। तो एक अब नई बात बोली इन्होंने कि ये है मेमोरी, इस मेमोरी में स्टैक है एक, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 0100 ऑफ हेक्साडेसिमल। स्टैक मेमोरी में स्टोर्ड है, मतलब बनाया हुआ है, उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? 0100। ओके, आगे पॉइंट क्या दे रखा है? एंड इट ग्रोज अपवर्ड। अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है और ये बढ़ती है, ग्रोज अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर बढ़ती है, तो अगले महीने आपकी सैलरी 1 लाख से कम होगी कि ज्यादा होगी? If I say your monthly salary is 1 lakh rupees and your monthly salary grows upward, ऊपर बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है
कि आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। तो स्टैक अपवर्ड ग्रो करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप स्टैक में वैल्यूज डालोगे तो अगली वाली वैल्यू किधर जाएगी? एड्रेस इससे छोटे वाले की तरफ या बड़े वाले की तरफ? अपवर्ड मतलब बड़े एड्रेस की तरफ। तो स्टैक जो है उसमें अगर वैल्यूज डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे तो अगले जो भी एड्रेस आएंगे उन पे नई वैल्यू आएगी। 0101 पे 0102 0103 0104 ऐसे अगले एड्रेसेस पे स्टैक ग्रो करेगा। मतलब जो भी वैल्यू आप स्टैक पे डालोगे वो अगले लार्जर एड्रेस की तरफ जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैक ग्रोज अपवर्ड। अगर यहां पे उल्टा लिखा होता स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड्स, मतलब क्या होता कि स्टैक जो है उसका स्टार्टिंग एड्रेस तो सर यही है, पर अगला जो वैल्यू आएगा इसके प्रीवियस एड्रेस पे जाएगा। उल्टा, उल्टी तरफ ग्रो कर रहा है। नई वैल्यूज जो आएंगी वो प्रीवियस एड्रेसेस की तरफ जाएंगी। पर अभी तो आगे बढ़ना है। ये इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके लिए, लिख लेना आपके नोट्स में। स्टैक ग्रोज अपवर्ड का मतलब क्या है, ग्रोज डाउनवर्ड का मतलब। अपवर्ड मतलब न्यू वैल्यूज स्टोर्ड ऑन फर्दर एड्रेसेस। डाउनवर्ड्स मतलब न्यू वैल्यूज स्टोर्ड ऑन प्रीवियस एड्रेसेस। आगे देखो क्या दे रखा है, द स्टैक पॉइंटर एसपी पॉइंट्स टू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। यार ये डेफिनेशन लिखने की क्या जरूरत है, तो हमें पता है कि एसपी क्या करता है। एक स्टैक पॉइंटर होता है जो स्टैक का जो करंट एलिमेंट होता है उसको पॉइंट करता है। टॉप मतलब जो करंट सबसे लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। तो एसपी एक स्टैक पॉइंटर है जो कि सबसे लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट को पॉइंट करेगा टॉप पे। फिर क्या दे रखा है, द करंट वैल्यू ऑफ एसपी इज 016E। 016E ये है करंट वैल्यू ऑफ एसपी। मतलब यहां कहीं होगा 100 से तो 16E बड़ा ही है ना हेक्साडेसिमल में, कि नहीं है? ग्रेटर ही है ना, इससे तो ये ग्रेटर ही है। तो आप इंसर्ट करते करते एलिमेंट इंसर्ट करते करते यहां पे यहां ले आए, स्टैक पॉइंटर को 016E पे ले आए, है ना। अब द कॉल इंस्ट्रक्शन इज ऑफ 2 वर्ड्स। अब एक तीसरी कोई नई कहानी लिखी इन्होंने कि एक कोई तो कॉल इंस्ट्रक्शन है जो 2 वर्ड का है। ये नई कहानी इधर लिखते हैं अपने। एक कॉल इंस्ट्रक्शन है, उसका साइज है 2 वर्ड का। द फर्स्ट वर्ड इज ऑपकोड। 2 वर्ड में, एक वर्ड में तो ऑपकोड है। ऑपकोड तो इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता ही है। एंड द सेकेंड वर्ड इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन। सेकेंड वर्ड नंबर 2 पे, एक वर्ड में ऑपकोड है, एक वर्ड में आपका यूं समझ लो टारगेट एड्रेस है। जो भी सब रूटीन मतलब जिस फंक्शन पे आपको कॉल करना है, जिस फंक्शन का, उसका स्टार्टिंग एड्रेस यही डायरेक्टली मेंशन है। तो यहां पे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है पूरा आर्किटेक्चर जो आपका है अभी तक पूरा पढ़ा है, शुरुआत से लेकर अभी तक सब टेस्ट करेगा, एक एक चीज, एक एक चीज। पथिकृत हजरा आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे लास्ट में करूंगा। इसको आप रीड करो, वापस से रीटाइप करके रख लो, कॉपी करके रख लो, मैं बाद में पेस्ट करना, मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। कॉल इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड का है, एक वर्ड में आपके पास क्या है, ऑपकोड है, एक वर्ड में जिस फंक्शन पे आपको जंप करना है, सब रूटीन पे जंप करना है, उसका एड्रेस दे रखा है। 2 वर्ड हो गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 1 वर्ड इज 2 बाइट। एक वर्ड 2 बाइट का है तो पूरा इंस्ट्रक्शन कितनी बाइट का हो जाएगा, ये 4 बाइट का। ये 4 बाइट का कोई इंस्ट्रक्शन है। आगे, द कॉल इंस्ट्रक्शन इज इंप्लीमेंटेड एज फॉलोज। कॉल इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा? देखो ये चीज आप यहां से समझ सकते हो कि जब फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट करते हैं, जब फंक्शन कॉल करते हैं तब क्या करते हैं। यही चीज वहां भी लिखी है कि कुछ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक पे डालना है और फिर प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है टारगेट से, जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है हमारे फंक्शन कॉल का उस पे। यही सेम चीज यहां भी लिखी है, स्टोर द करंट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू ऑन टू द स्टैक। पर ये खाली प्रोग्राम काउंटर नहीं, कुछ और भी स्टोर कर रहे हैं।
स्टोर द वैल्यू ऑफ PSW ऑल्सो ऑन टू द स्टैक। तो ये दो चीजें स्टैक पे स्टोर करा रहे हैं, करंट प्रोग्राम काउंटर वैल्यू रिटर्न एड्रेस के लिए चाहिए, और एक स्टैक के स्टेटस रजिस्टर जो है हमारा वो भी स्टोर करा रहे हैं। दो रजिस्टर्स को स्टोर करना है आपको स्टैक पे, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद लोड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सबरूटीन इन प्रोग्राम काउंटर, ये जंप करने के लिए करना है। तो जो फंक्शन कॉल का इंस्ट्रक्शन है ये वाला, जब फंक्शन कॉल करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक पे डालो, फिर एक और रजिस्टर PSW को भी स्टैक पे डालो, और फिर स्टार्टिंग एड्रेस को पीसी में लोड करा दो। स्टार्टिंग एड्रेस कहां है, इंस्ट्रक्शन के अंदर है, इसको एज इट इज पीसी में डाल दो। टारगेट एड्रेस ये रहा, इसको पीसी में डाल दो, तो जो फंक्शन कॉल करनी है वो कॉल हो जाएगी। अब आगे क्या दे रखा है, द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर जस्ट बिफोर द फेच ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन इज दिस। ये एक और चौथी कहानी कि जब कॉल इंस्ट्रक्शन फेच होना है उसके जस्ट पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 5FA0। 5FA0 तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा एक बात बताओ, प्रोग्राम काउंटर में रहता क्या है इन जनरल, प्रोग्राम काउंटर में रहता क्या है, प्रोग्राम काउंटर में रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। करंट जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद अगला क्या एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस। अभी क्या कॉल इंस्ट्रक्शन फेच हो गया है, इस लाइन को पढ़ के बताओ, क्या कॉल इंस्ट्रक्शन फेच हो गया है, नहीं। कॉल इंस्ट्रक्शन के फेच के जस्ट पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ये है, मतलब अगला इंस्ट्रक्शन कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने का है मेरे को। अगला जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो कौन सा है, कॉल ही है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेमोरी के अंदर अगर इंस्ट्रक्शंस रखे हैं तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन जहां भी रखा है उसका एड्रेस है ये 5FA0, तभी तो पीसी में इसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस दे रखा है कि अगला इंस्ट्रक्शन आप कॉल वाला ही एग्जीक्यूट करिएगा, इसको फेच करो, एग्जीक्यूशन पे लेके जाओ। दैट इज व्हाट कॉल इंस्ट्रक्शन जो है उसका एड्रेस दे रखा है ये, कि उसके फेच के पहले ये वाला एड्रेस पीसी में है, मतलब कॉल इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में रखा है उसका एड्रेस ये वाला है। अब क्या दे रखा है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज। पहले मुझे ये बताओ, ये जो गोला मैंने घेर के रखा है इसमें स्टैक पॉइंटर की वैल्यू के बारे में बोला गया है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बारे में? प्रोग्राम काउंटर के बारे में पूछा है कि स्टैक पॉइंटर के बारे में? बोलो बोलो बोलो, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के बारे में है कि स्टैक पॉइंट प्रोग्राम काउंटर के बारे में? स्टैक पॉइंटर तो पीसी का कोई रोल पार्ट अभी तो नहीं दिख रहा। ये क्या बोलते हैं कि स्टैक पॉइंटर में क्या आएगा अगर कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद। तो एक काम करते हैं ना, कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, ये 3 स्टेटमेंट कॉल इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में चलेगा, करते हैं। सबसे पहले क्या किया, स्टोर द करंट वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर ऑन स्टैक। जो भी प्रोग्राम काउंटर में करंट वैल्यू है उसको स्टैक पे डाल दो। प्रोग्राम काउंटर की जो करंट वैल्यू है वो कितने बाइट की है जरा बताइए। प्रोग्राम काउंटर की करंट वैल्यू कितनी बाइट की है, 2 बाइट की। तो 2 बाइट की वैल्यू को आपको स्टैक पे डालने का है, स्टैक पे डालने का है। अगर आपने स्टैक पे कुछ भी स्टोर किया तो ये एसपी आपका आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एसपी तो हमेशा करंट वैल्यू को पॉइंट करता है ना सर। तो अगर एसपी इसको पॉइंट कर रहा है और आपने प्रोग्राम काउंटर 2 बाइट का स्टोर कराया, 2 बाइट के लिए 2 एड्रेस और लगेंगे। प्रोग्राम काउंटर स्टोर करने के बाद आपके पास एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसपी की वैल्यू जो ये है इसमें +2 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये पॉइंटर जो प्रीवियस वैल्यू को पॉइंट करता है अब इसको पॉइंट करेगा, +2 करना पड़ेगा। +2 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपने 2 बाइट की जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है यहां डाल दी। तो एसपी +2 हो जाएगा, यस +2 हो जाएगा। ई के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है वापस से 0, तो ई
के बाद एफ के बाद 0। अगर ये 0 आया है तो इधर से एक क्या जाएगा, एक कैरी जाएगा, ये बनेगा 710 0170। अब ये हेक्साडेसिमल का एड्रेस का वर्क है। अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, जब पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो क्या हो गया, ये 0170 हो गया। अब क्या करें, अब सेकंड वाला स्टेटमेंट रन करें। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट है यहां पे स्टोर द वैल्यू ऑफ पीएसडब्ल्यू रजिस्टर इनटू द स्टैक। अब पीएसडब्ल्यू डालो स्टैक पे। पीएसडब्ल्यू भी कितनी बाइट का है, 2 बाइट का है, 2 बाइट का, और पीएसडब्ल्यू यहां डाला तो अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। 2 बाइट का ये भी है तो एड्रेस में +2 और हो जाएगा। फिर तीसरी चीज क्या है, लोड करो स्टार्टिंग एड्रेस जो कि आपके इंस्ट्रक्शन में है वो ऑफ सब रूटीन इन प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर में कुछ जाके लिखोगे तो क्या स्टैक पे फर्क पड़ेगा, मेमोरी में कुछ लिख रहे हो क्या स्टैक में जाके, नहीं। प्रोग्राम काउंटर तो रजिस्टर है, उसमें आपने चेंज किया तो क्या स्टैक पे फर्क पड़ा, नहीं। एसपी में फर्क पड़ा, नहीं। तो लास्ट स्टेटमेंट से स्टैक में कोई अंतर आया, नहीं। अब बताइए, जब ये कॉल इंस्ट्रक्शन की तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए तो एसपी की वैल्यू क्या है, 0172। डी इज करेक्ट। देखो, अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ में आता तो कैलकुलेशन तो बस इतना ही है, कैलकुलेशन तो इतना ही है बस। बट कैलकुलेशन तक आने के लिए आपको ये पूरी स्टोरी जो मैंने यहां लिखी है वो समझ में आनी चाहिए थी। अब देखो कितना ज्यादा शातिर हैं ये लोग। अगर कोई बच्चा ये भूल जाता कि ये जो पीसी और पीएसडब्ल्यू 2-2 बाइट के हैं और वहां पे वो खाली 1-1 बाइट का लेता, क्योंकि वो पहली लाइन में लिखा है क्वेश्चन के, सबसे पहली ही लाइन में लिखा है 2 बाइट का। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, सॉल्व करते करते अगर बच्चा ने ये दिमाग से छूट जाता कि 2 बाइट का है रजिस्टर, वो 1 बाइट ले लेता तो यहां क्या करता, +1 2 बार करता। अब +1 अगर 2 बार करता तो ये आंसर क्या आता, 0170। ये ऑप्शन उन्होंने पहले ही दिया। एक दूसरी चीज, अगर ये अपवर्ड ग्रो करने वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो वो क्या समझता, उल्टा। अपवर्ड ग्रो करना है मतलब स्टैक इधर जा रहा है, स्टैक इधर जा रहा है मतलब एड्रेस जो भी है उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा तो वो क्या करता, सबट्रैक्ट कर देता, सबट्रैक्ट कर देता। एड्रेस उल्टा जाएगा ऐसा समझ लेता गलत तरीके से, तो उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा मतलब आप समझ लो ये 6E में से -4 करो, E में से -4 करेंगे तो आएगा 16A। E में से -4 करेंगे A आ जाएगा, ये भी ऑप्शन है। अगर इसमें उल्टे वाले में उसने 2 बाइट की जगह 1 बाइट पीसी का साइज और 1 बाइट पीएसडब्ल्यू का साइज लिया होता तो -2 करता, -2 में C आ जाता। तो देखो, हर एक गलत इंटरप्रिटेशन के छोटी सी चीज का ऑप्शन इन्होंने दिया, ऑप्शन इन्होंने दिया, और वही ऑप्शन आपका सही भी हो जाता और आपको लगता अरे मैंने तो सही कर दिया, फोड़ दिया पेपर, अरे इतना गजब का क्वेश्चन पेपर में गजब का आंसर मेरे से सही हो गया। फिर बाद में जब आंसर पता चलता, सर सिली मिस्टेक हो गई। दैट इज वाई गेट एग्जाम इज लिटिल टफ। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन जब हमारी गेट में आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका ट्रिक है। वो क्या है मैं बता देता हूं। ट्रिक ये है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं गेट एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिव्यू मार्क कर दीजिए कि हम बाद में आके रिव्यू करेंगे, अटेम्प्ट मत करो, और फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाओ। जब आप अटेम्प्ट करोगे ना पेपर, तब फिर हमारी प्रैक्टिस हम इतनी रखेंगे कि जो देखे दिखाए क्वेश्चंस हैं, सामने से हम प्रैक्टिस करके गए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हम क्विकली सॉल्व कर लेंगे। आखिरी में हमारे पास 45 मिनट से लेके 30 से 45 मिनट बचाएंगे हम, ताकि इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन के लिए हम टाइम निकाल पाए।
जब ऐसे 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे वो 6 मार्क हमें बाद में मिल जाएंगे, पर वो सबसे लास्ट में। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, बट मैं एक चीज और आप लोगों से इसमें पूछना चाहता हूं, वो ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू के बारे में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉल इंस्ट्रक्शन के फेच के पहले पीसी की वैल्यू क्या थी? 0 नहीं, 5FA0 फेच के पहले ये थी हेक्साडेसिमल में। जैसे ही कॉल इंस्ट्रक्शन फेच होगा, क्या उसके बाद तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी? शुरुआत में तो इंक्रीमेंट होती है ना, फेच होने के तुरंत बाद अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से। हाँ जी, तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी में रखा है कितनी साइज का है बबुआ? 4 बाइट का है। अगर ये 4 बाइट का है तो 4 बाइट का इंस्ट्रक्शन अगर यहां से फेच हो गया तो अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा? 5FA4 +4 करने पे आपको फेच के तुरंत बाद पीसी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। बट ये तो कॉल इंस्ट्रक्शन है, जब एग्जीक्यूशन फेज में पहुंचेगा तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू बदलेगा। लिखा है यहां कि प्रोग्राम काउंटर में क्या डाल दो? सब रूटीन का एड्रेस डालना है। तो जब एग्जीक्यूशन आ जाएगा उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी? आफ्टर एग्जीक्यूशन फेज क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, प्रोग्राम काउंटर में क्या आ जाएगा? जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन वो आएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत डिटेल्ड है, इसमें पूरा आर्किटेक्चर समाया हुआ है, पूरा आर्किटेक्चर। अरे भैया 016E स्टैक पॉइंटर है, ये स्टैक पॉइंटर थोड़ी प्रोग्राम काउंटर में जाके लिखेंगे, कैसे बात करते हो रे तुम ही। आई मिकाई करार, इन बच्चों का क्या करूं मैं। अरे भैया ये स्टैक पॉइंटर अलग है, स्टैक को पॉइंट करता है, ये प्रोग्राम काउंटर है किसको पॉइंट करता है? इंस्ट्रक्शंस को, जो अगला एग्जीक्यूट होना है। तो सब रूटीन जो है फंक्शन कॉल, क्या लिखा था देखो मैंने, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन पीसी में जाएगा ना, तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सब रूटीन जो भी क्वेश्चन में यहां मेंशन होगा वो जाएगा। ठीक है, तुमला मराठी येल गए? नहीं नहीं रे बाबा, बस खाली 1-2 लाइन ही आती है। चलिए, तो आज का ये सभा हमारी समाप्त होती है। हमारे पास कल का जो चीज रहेगी वो है, हमें कल क्या पढ़ना है? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन शुरू करना है। इस वीक के खत्म होते होते हम आईओ ऑर्गेनाइजेशन पूरा खत्म करके जाएंगे। आईओ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कुछ आएगा इस पूरे वीक में खत्म कर लेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, गेट में हर बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए कराया ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। इजी क्वेश्चन जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो वो आपके पास आराम से आपके इसमें आएंगे आराम से। सिस्क रिस्क जो मैंने पढ़ाया उतना ही बहुत है। डू यू नो बंगाली? मेरे को बोलने में खाली 2 ही भाषा आती है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, बस, और कुछ नहीं आता। इनडायरेक्ट फेच, दैट इज नॉट इनडायरेक्ट फेच, द फंक्शन जो है इनडायरेक्ट फेच कुछ नहीं होता है, एक प्री फेच जरूर होता है। Janvi, there is a prefetch, not indirect fetch. If indirect fetch word is used, then it might be used for operand. That operand is using indirect addressing mode, and hence indirect fetch word is used. Architecture part floating point तक ही खत्म है। फ्लोटिंग पॉइंट के पहले पहले ये आर्किटेक्चर पार्ट खत्म है। फ्लोटिंग पॉइंट तो जो है डेटा डिजिटल लॉजिक का पार्ट है जो मैं पढ़ा देता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, दैट्स इट। तो आर्किटेक्चर पार्ट आज खत्म हो गया। अच्छा, कल के लिए आपको हेक्साडेसिमल और बाइनरी का कन्वर्जन पता होना चाहिए।
अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ना चाहते हो तो डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लीज 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 वो आप एक बार पढ़ के आइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो कहीं देखिएगा, लिखिएगा। आई कैन नॉट से एवरीथिंग डायरेक्टली, बट लिख दीजिएगा प्री रिक्विजिट ऑफ COA, आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, इंटरेक्शन सेक्शन हम जो है सैटरडे या संडे में से रखेंगे, क्लास के अलावा। मजा आएगा, बात करेंगे आप लोगों से डिटेल में, है ना। सर देखो, COA ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का ऐसा है, जल्दी जल्दी भूल जाओगे आप। सारी चीजें ही ऐसी हैं कि जल्दी जल्दी भूल जाओगे, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। डेली एक रिवीजन, वीकली एक रिवीजन, जो वीक में किया है वो, और जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब उसके बाद फिर से एक रिवीजन, ऐसा आप पढ़ाई करेंगे। ओके, आगे का डिस्कशन हम करते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।